केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो ग्रुप 2A है हम उसको डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं इनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं उनको डिस्कस किया था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं और इसमें क्या चीज़ कॉमन है इनकी मुख्तलिफ, और इनके हमने हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड्स वगैरह डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इन पर्टिकुलर बात करेंगे ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की। ठीक है, अब हम अपनी डिस्कशन जो है वो कंपाउंड्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कंपाउंड्स हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के। ठीक है, ऑक्साइड्स आप पीछे देख चुके हो कि आपके पास जो ग्रुप 1A है वो भी अपने ऑक्साइड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ग्रुप 2A के ऑक्साइड्स हो गए। ग्रुप 1A में आपके पास जो लिथियम है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। आपके पास सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है, वो आपने देखा था। फिर आपने पोटेशियम देखा था कि वो आपके पास सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ग्रुप 2A के भी इसी तरीके से आपके पास मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं। अब इन ऑक्साइड्स में आपके पास कुछ ऑक्साइड्स आप ये बात पहले पढ़ चुके हो चैप्टर 1 के अंदर कि जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर होती है। और बेसिक ऑक्साइड्स इनको हम इस वजह से कहते हैं कि जब भी आप इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो ना तो ये बेसिकली बेसिस जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और आप इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करोगे तो ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और आप लिथियम ऑक्साइड को करोगे Li2 सिंपल ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसका फार्मूला सिंपली LiOH होगा। ठीक है, आप अगर कोई सुपर ऑक्साइड इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे वाटर में Na2O2 तो आपके पास ये होगा कि आपके पास ना सिर्फ एक बेस बनेगी बल्कि साथ में आपके पास ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें रिलीज हुआ है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली Na2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको बताया कि पर ऑक्साइड आइन देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और नेगेटिव O2 -2 इसका होता है, और सोडियम इसके दोनों तरफ एक एक सोडियम यूँ अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास Na2O2 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब होता ये है कि अब इसके साथ से Na साथ से इसके अलग हो जाता है और ये जो प्लस चार्ज था ये साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है। ठीक है, यानी Na की फॉर्म में ये अलग हो जाता है। ठीक है, और पीछे ये आपके ऑक्सीजन जो है ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है। ये आपके पास वो वाला ऑक्सीजन होता है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके पास आ गया। और फिर ये जो सोडियम है ये आपका यहाँ पे अटैक करता है इसको, और ऑक्सीजन वो जो है वो अटैक करता है और आपके पास फिर फर्दर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा उसकी वजह से आ रहा है आपके पास। आप लास्ट लेक्चर में जाओ तो वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। आपके अगर आप रिकॉल करो, इससे प्रीवियसली भी हम देख चुके हैं कि आप जब लेट से लिथियम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते थे या सोडियम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते थे तो क्या होता था कि सोडियम पहले आयनाइज होता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरे को ये रिड्यूस करने की कोशिश करता था, यानी खुद ये ऑक्सीडाइज होके सोडियम आयन बन जाता था और ये फिर बाद में हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देता था। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाती थी आपके पास। ठीक है, इस केस में हो ये रहा होता था कि सोडियम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, ये जो थे ये रेडॉक्स रिएक्शंस थे, रेडॉक्स रिएक्शंस जो इससे पीछे आप देख रहे थे। अब जब आप कह रहे हो ना कि अब आप सोडियम की बात नहीं करोगे, अब आप सोडियम पर ऑक्साइड की बात कर रहे हो ना कि अब आप इसको वाटर में डाल रहे हो। अब बेसिकली रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। अब ये नहीं हो रहा कि यहाँ पे सोडियम का चार्ज 0 हो और यहाँ पे बढ़ जाए। अब आपके पास सिंपली ये है कि अब आपके पास एसिड बेस एडिशन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन अब आपके पास काइंड ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, और आपके पास कोई एक सॉल्ट नुमा चीज बन रही है। बेसिकली आपके पास होता ही है कि फॉर एग्जांपल आप लिथियम ऑक्साइड लेते हो, इससे जो ऑक्साइड आइन है ना ये ब्रेक करता है, ये आपके वाटर को अटैक करता है और क्या करता है कि इसको हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं फिर ये फर्दर आपके पास केटाइन के साथ रिएक्ट करके बेस जनरेट करते हैं। यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है आपके पास। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगे, वो ये है कि जो आपकी बेसिस होती हैं, चूंकि अब हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं।
ये मुख्तलिफ ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं, और ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के अंदर डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आज का हमारा मेजर टॉपिक भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑक्साइड्स जो हैं जो कि बेसिस बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक बेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या एक एसिड जब आप कहते हो कि एक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपको पता है एक एसिड वो होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन का आयन या प्रोटॉन होता है, या आप यूँ कहते हो कि एक एसिड एक ऐसी हम एंटिटी को कहते हैं जो एक प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। यानी अगर आप किसी एसिड को डिसॉल्व करने की कोशिश करो वाटर के अंदर तो वो रेडिली H+ और जो भी उसका केटाइन है, सॉरी N9 है आपके पास, N9 विद अ नेगेटिव चार्ज, वो आपका फौरन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड फौरन H+ में और बायसल्फेट आयन आपके पास HSO4-1 में फौरन स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर आप HF की बात करो, ठीक है, तो HF जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है, कि इसके अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन इतना रेडिली नहीं होते आपके स्प्लिट, और उसकी वजह यह है कि H और F की जो आपस में बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो H+ आयंस प्रोड्यूस होना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाला एसिड वीक है। बेसिस भी इसी तरीके से, बेसिस के अंदर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, और जितना आसानी से आप हाइड्रोक्साइड आयन को ब्रेक कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, आप कहते हो कि उतनी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो लिथियम हाइड्रोक्साइड की और आप बात करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपके पास जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है ना, लिथियम आप पढ़ चुके हो कि जो लिथियम है इसका जो आपके पास चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी चार्ज टू साइज रेशियो को कहते हैं। लिथियम का साइज बहुत कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके जो लेटिस एनर्जी है ना, लेटिस एनर्जी लिथियम हाइड्रोक्साइड की वो निस्बतन ज्यादा है। लेटिस एनर्जी ज्यादा है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। लिथियम हाइड्रोक्साइड की लेटिस एनर्जी ज्यादा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, सोडियम से नीचे आपके पास क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और पोटेशियम की ज्यादा होगी रुबिडियम हाइड्रोक्साइड से और सीजियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो यूं आपके पास लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगा उतना डिफिकल्ट होगा आपके इस हाइड्रोक्साइड आयन को स्प्लिट करना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कहोगे कि सबसे जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो सबसे नीचे वाले की होगी। फॉर एग्जांपल सीजियम हाइड्रोक्साइड की जो बेस है ना ये वाली, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो बेसिकली जो आपके ऑक्साइड्स की, हम ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और आपने इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है? आपने इसको चार्ज टू साइज रेशियो से और चार्ज डेंसिटी से और लेटिस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका बेसिक कैरेक्टर। अभी हम लोगों ने किसकी बात की? अल्कली मेटल्स की, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम थे। अगर आप बात करो किसकी, अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, उसमें भी बेसिकली यूं ही होता है। आपके पास सबसे पहले बेरिलियम ऑक्साइड, फिर बेरिलियम से नीचे आपके पास मैग्नीशियम, फिर उसके नीचे आपके पास कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, और इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये रिस्पेक्टिवली फिर हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। आप कहते हो कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास बेस प्रोड्यूस होती है ना वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की होती है, और जो वीक होती है आपके पास वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की होती है। अब लेट्स से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप आपस में ग्रुप्स का कंपैरिजन करो, ग्रुप 1A का और ग्रुप 2A का। ग्रुप 1A का सबसे पहला एलिमेंट है आपके पास लिथियम, और ग्रुप 2A का बेरिलियम। आप मुझे ये बताओ कि लिथियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा या बेरिलियम का? अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये लेटिस एनर्जीज पे डिपेंड करेगा, यानी लिथियम का ऑक्साइड होगा Li2O और बेरिलियम का ऑक्साइड BeO। अब लिथियम ऑक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है जो ज्यादा इजीली ब्रेकअप हो सकता है? आप जब लेफ्ट से राइट आते हो एक पीरियड में तो आपके पास क्या होता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में आपके पास ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये आपका असल में वीक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा और ये आपके पास वीक बेस हो जाएगी। और लिथियम हाइड्रोक्साइड आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी निस्बतन इसके, ठीक है। तो आपके पास हम इन जनरल जब बात करते हैं ना, जो बेरिलियम ऑक्साइड है आपका, जो कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये आपका इतनी वीक बेस होती है कि आप इसको कह सकते हो कि ये बेसिक कैरेक्टर के बजाय ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। आप चैप्टर 1 पे
चैप्टर 1 के अंदर जाओ, वहाँ पे ऑक्साइड्स का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ऑक्साइड्स के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस देखी थी ऑक्साइड्स की, एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड को हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बाकी ग्रुप 1 है, बाकी पूरा का पूरा ग्रुप 1 है सिवाय हाइड्रोजन के, और पूरा का पूरा ग्रुप 2 है जो आपके पास है, ये सारे के सारे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड बेरिलियम के और हाइड्रोजन के, ये आपके सारे के सारे जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। और बेसिक ऑक्साइड्स के अंदर फर्दर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपका बेरिलियम का, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं, ठीक है। तो आप लेट्स से बेरिलियम ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होता है कि ये बेरिलियम सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और बेरिलियम सल्फेट बना देता है, और साथ में आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड ये आपके पास वाटर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और अगर आप इसी बेरिलियम ऑक्साइड को, अभी आपके पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब अगर आप दोबारा इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओ, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पहले आपने स्ट्रॉन्ग एसिड से कराया, अब आप स्ट्रॉन्ग बेस से कराओ, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, सोडियम बेरिलेट बना देगा, ठीक है। और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अगेन आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और आपके साथ वाटर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एज एन यहाँ पे आपके पास एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे पास एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक नेचर है इसकी हाइड्रोक्साइड की, बेरिलियम के। अब इसके बाद एक और चीज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी आपकी किसी भी कंपाउंड की जो होती है ना, फॉर एग्जांपल आप बेरिलियम ऑक्साइड को चेक करना चाहते हो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा कि नहीं, ठीक है। तो वाटर के अंदर इसके डिसॉल्व होने, वैसे अब ये तो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगा, वैसे इसका रिएक्शन हम करा दें, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि ये बेरिलियम ब्रेक हो और ऑक्सीजन ब्रेक हो और इसके गिर्द भी वाटर की एक लेयर आ जाए और इसके गिर्द भी वाटर की एक लेयर आ जाए, जिसको हम कहते हैं डाइसोल्यूशन, ठीक है। और डाइसोल्यूशन की बेसिस पे आप सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करते हो। अब आपकी सॉल्युबिलिटी के इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम काफी लेक्चर्स में लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली आपकी लेटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है, लेटिस एनर्जी पे, ठीक है। यानी आपका बॉन्ड बनाने में या ब्रेक करने में जितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है वो आपकी लेटिस एनर्जी होती है, और आपकी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी आपकी कम होगी, ठीक है। लेटिस एनर्जी आप कह लो, लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जितनी लेटिस एनर्जी आपकी कम होगी उतना इजीली आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकोगे और उतना जल्दी आपका सॉल्युबल होगा आपका जो ऑक्साइड है या आपका हाइड्रोक्साइड है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आप जो सबसे ऊपर आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये आपका ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि बेरिलियम की जो साइज है वो बहुत कम है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो यहाँ पे बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जो लेटिस एनर्जी है वो काफी ज्यादा है। जो आपकी लेटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, यानी चार्ज टू साइज रेशियो के, और साइज चूंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में काफी कम है तो लेटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी और सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी, ठीक है। तो ये बहुत इनसॉल्युबल होगा। इसके बाद अगर आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के नीचे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, सॉरी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 2 ये इसका फॉर्मूला होगा, तो ये आपके पास आप कह लो कि स्पेरिंगली ये बहुत कम सॉल्युबल है, सॉल्युबल है लेकिन बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम है। इसके बाद अगर आप इससे नीचे बेरियम की बात करते हो, जो सबसे ऑलमोस्ट नीचे बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वेरी सॉल्युबल है, ठीक है। इसकी रीजन जो है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में जो आपकी लेटिस एनर्जी है वो बहुत कम है, चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, इस वजह से आपकी लेटिस एनर्जी भी बहुत कम है। चार्ज डेंसिटी कम क्यों है? बिकॉज बेरियम का साइज बहुत बड़ा है और लेटिस एनर्जी इसकी कम है और सॉल्युबिलिटी आपकी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको सॉल्युबिलिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये जो अभी आपने डिस्कस किए ये आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स थे, और इसी तरीके से आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स में आपके पास कौन कौन से आते हैं? अल्कली मेटल्स में आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम एंड देन सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं ना, फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड, अब लिथियम के अंदर आपका जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। लिथियम का चूंकि साइज बहुत छोटा है और अपने बाकी ग्रुप के निस्बत लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो
ज़्यादा होती है और लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। और इस ग्रुप के जो बाकी जितने भी हैं, साइज ज़्यादा होने की वजह से लैटिस एनर्जीज जो उनकी हैं वो कम है और इनकी सॉल्युबिलिटी अगेन आपके पास ज़्यादा है, तो ये आपके पास सॉल्युबल है, ठीक है, इससे आगे के जितने भी हैं। इसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल नहीं, स्लाइटली सॉल्युबल है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, स्लाइटली सॉल्युबल। अच्छा, लास्ट हम लोग अभी टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते हैं। जो अभी हम लोग चीज़ डिस्कस करते हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉरी ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज रिएक्शन तो उस सूरत में होगा ना, ये आपके पास रिएक्शन नहीं होगा बल्कि आपके पास सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएंगे और आपके पास इसके वाटर के लेयर्स आ जाएंगी और ये होगा कि इसको हम डाइसोल्यूशन कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस होगी और वो लैटिस एनर्जी से अगर ज़्यादा हुई तो आपका ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे वो थर्मल स्टेबिलिटी थी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी आपकी ये होती है कि आप जब हीट करते हो किसी कंपाउंड को तो वो क्या स्टेबल रहता है या वो डीकम्पोज हो जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो डीकम्पोज नहीं होता और थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होने का मतलब ये होता है कि वो फौरन डीकम्पोज हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कैटाइंस और एनाइंस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको अगर आप हीट अप करो तो बेसिकली आपके पास ये क्या करता है, ये सिंपली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर दोबारा से चला जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर और आपके पास वाटर के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और इसको आप हीट अप करो तो दोबारा आपके पास ये प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट अप करोगे तो वो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस कर देगा। आप ग्रुप 2A के कोई भी एलिमेंट लो या आप अल्कली अर्थ मेटल्स के आप उसका रिएक्शन कराओ तो वो यही रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ग्रुप 1A में आपके पास जो लिथियम है ना वो तो ये रिएक्शन करता है, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप ब्रेकअप करो ना तो वो आपके पास लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, Li2O, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ है और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यही आप इसके ऊपर करने की कोशिश करो, आप इनको हीट सप्लाई करो तो आपके पास क्या होगा कि ये रिएक्शंस यूं नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इनकी अगेन थर्मल प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पास जो लिथियम है ये अनस्टेबल है और ये जो सोडियम और बाकी 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे थर्मली स्टेबल हैं, ठीक है, थर्मली स्टेबल है। और इसका ताल्लुक भी इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज के साथ, इनकी लेटिस एनर्जीज के साथ, इनकी एक्टिवेशन एनर्जीज के साथ, इनका काफ़ी चीज़ों के साथ आपका ताल्लुक होता है और इसका प्रॉपर एनर्जी एनालिसिस किया जा सकता है कि ये क्यों रिएक्शंस नहीं होंगे और ये क्यों डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। सबसे फाइनल आपको जो आज के लेक्चर में मैं चीज़ अभी बता रहा हूँ वो इनका कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के यूजेस हैं कुछ। ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना ये बेसिकली लाइम होता है, तो इसके जब वाटर डिसॉल्व करते हो तो ये आपके पास बेस बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइम वाटर है ना, अगर आप इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये होगा कि ये कैल्शियम अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और साथ में ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर देगा और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इस रिएक्शन पे अगर आप गौर करो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है क्या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुके होंगे। और ये इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होने की वजह से एज एन वाइट सस्पेंशन आपको ये नजर आता है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपका जब वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, जब आप इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो सोल्यूशन का कलर वाइट हो जाता है। तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए कि किसी सोल्यूशन के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो आप उसके अंदर से क्या करते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कराते हो, स्लेट लाइम, ठीक है, या लाइम वाटर आप इसको कहोगे, एक्वस फॉर्म में है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज था। आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिकली एक्वस फॉर्म में जब होता है इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये बेसिकली आपके स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये बेसिकली चूंकि एक बेस है और ये
आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है, फॉर एग्जांपल ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगी और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एसिड ऐसा बेस है जो आपके स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, और अगर आपके एसिडिटी है स्टमक के अंदर तो उसको रिमूव कर देता है। सो डेट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरीके से जैसे हमने आज ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कार्बोनेट्स देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसके अलावा हम लोग नाइट्रेट्स देखेंगे और सल्फेट्स को हम डिस्कस करेंगे।